हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे अनोमलस जीमन इफेक्ट। नाउ विल मूव टू द लास्ट और सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ एटॉमिक फिजिक्स एंड दैट इज पाश्चन बैक इफेक्ट। सो पाश्चन बैक इफेक्ट क्या है, हमने ये डिस्कस करना है। अब जब हमने जीमन इफेक्ट डिस्कस किया था, जीमन इफेक्ट में जो मेन पॉइंट है वो ये था कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी इट वाज स्मॉलर देन द इंटरेक्शन फील्ड due to spin and orbital motion of electron। जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच में जो इंटरेक्शन थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट इन केस इफ एक्सटर्नल magnetic field is increased, then what happens? अगर मैं external magnetic field को increase कर दूं, that means external magnetic field gets greater than the interaction between spin and orbital motion of electron, then what happens? The separation between Zeeman levels increases until they become greater than the separations between multiplet fine structure components। जो मल्टीप्लेट का फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट है जो उसमें सेपरेशन होती है उससे भी ज्यादा सेपरेशन जो है इंक्रीज हो जाती है बिटवीन दी जीमन लेवल्स। उस केस में आपका एनोमलस जीमन इफेक्ट जो है या एनोमलस जीमन पैटर्न इट गेट्स चेंज्ड टू नॉर्मल जीमन पैटर्न। सिंस एनोमलस से वापस ये नॉर्मल जीमन पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे पाश्चन बैक इफेक्ट बोलते हैं, मतलब गोइंग बैक। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज पाश्चन बैक इफेक्ट। अब इसमें होता क्या है? सो अब हमारी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रोंग हो गई है। वो ये है, दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड it becomes stronger than the coupling between L and S to form J। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कपलिंग between magnetic field and J exceeds that of coupling between L and S। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? यह कपलिंग स्ट्रॉन्ग होने से B और J की प्रिसेशन of J about B becomes fast as compared to precession of L and S around J। So L और S की जो precession around J वो slow हो जाएगी as compared to the precession of J around magnetic field। Hence what happens is
what happens is coupling between L and S is partially broken. तो कपलिंग ब्रोक होगी L और S की, इसका मतलब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इट इज नो लॉन्गर फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड. सो कपलिंग जो है L और S की ब्रोक होगी तो J जो है इट इज नो लॉन्गर फिक्स्ड इन द मैग्नीट्यूड. व्हाट इट इंप्लाइज? इट इंप्लाइज एज मैग्नेटिक फील्ड इज फर्दर इंक्रीज्ड, जो L और S हैं दे स्टार्ट प्रोसेसिंग independently around magnetic field B with quantized components. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइज कंपोनेंट है L Z और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का S Z, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ml h/2π और Sz का ms h/2π, where ml can take value from -L to +L, ms can take value from -S to +S. हुआ क्या? L और S के बीच में जो कपलिंग है वो ब्रेक होगी, तो J जो है वो तो फिक्स नहीं रहा मैग्नीट्यूड में, तो इंस्टेड ऑफ कि L और S कपल करके पहले J बनाए और J प्रोसेस करे अराउंड मैग्नेटिक फील्ड B, L और S जो है इंडिपेंडेंटली टोटल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो है वो प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं. तो अगर मैं वेक्टर मॉडल बनाऊं, वेक्टर मॉडल कैसा बनेगा? दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L. ऑफ कोर्स आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो Z डायरेक्शन है. सो ये L है एंड लेट्स से दिस इज S. So this L is precessing around total external magnetic field with component L Z. Similarly, independently जो spin angular momentum है it starts precessing around external magnetic field with component S Z. Clear? So this way you can draw the vector model. So अब आपको जो है कैलकुलेट करना, जो मैथमेटिकली अगर इसको लिखना है, इंटरेक्शन एनर्जी जैसे हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट में निकाली थी, जैसे हमने एनोमलस जीमन इफेक्ट में निकाली थी, सेम ही मेथड से अब हम पार्शियल बैक इफेक्ट में भी इंटरेक्शन एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे. बिल्कुल सिंपल है. पहले नॉर्मल जीमन इफेक्ट में हमने सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से प्रिसेशन ली थी. एनोमलस जीमन इफेक्ट में L और S कपल करने के बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम की प्रिसेशन ली थी. यहां पे हम एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की प्रिसेशन को इंडिपेंडेंटली कंसीडर करेंगे. तो एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लिखें फॉर द प्रिसेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अराउंड मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी गिवन बाय E/2m into B. स्पिन की लेंगे अगर precession of spin angular momentum around B, that is omega s, and it is 2 times. So interaction energy calculate करो for orbital angular momentum, that is omega L into L Z, जो कि हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट में निकाली थी. E/2m B ml h/2π. सिमिलरली डेल्टा ES निकालोगे, इट इज ओमेगा S into SZ. ये जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा, 2E/2m B into ms h/2π. टोटल इंटरेक्शन एनर्जी विल बी सम ऑफ बोथ डेल्टा EL प्लस डेल्टा ES. सो ml प्लस 2 into ms कॉमन आ गया EH/4πm into B. इन टर्म्स ऑफ टर्म एनर्जी that will be minus delta T, that is delta E/hc, that is ml plus 2ms into EB/4πmc. In terms of Lorentz unit,
interaction energy will be given by ml plus 2 into ms into L dash, where L dash is Lorentz unit. So this is the term interaction energy in case of Paschen-Beck effect. So जैसे नॉर्मल जीमन इफेक्ट में 2l plus 1 लेवल्स में डिवाइड होता था, अनोमलस जीमन इफेक्ट में 2j plus 1 लेवल्स में डिवाइड होता है, इस केस में 2l plus 1 into 2s plus 1 लेवल्स में कोई भी लेवल जो है वो स्प्लिट होता है. सो अब हमने इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड आउट कर ली है ऑलरेडी. नेक्स्ट जो है हमारा काम है सिर्फ स्प्लिटिंग को या एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करना. सो वो ड्रॉ करते हैं. हम वही एग्जांपल लेंगे जो हमने एनोमलस जीमन इफेक्ट में लिया था. ट्रांजिशन क्या थी? ट्रांजिशन थी 2p टू 2s, या फिर ये कहो 2p 1/2 3/2 से 2s 1/2. तो अभी हम जो है सबसे पहले 2p लेवल के लिए देखेंगे. L1 है, S हाफ है. कितने लेवल्स में स्प्लिटिंग होती है? 2l plus 1 into 2s plus 1. सो ये बन गया 3, ये बन गया 2. सो 2 into 3 is 6 लेवल्स में स्प्लिटिंग होगी. ml निकालो, दैट इज माइनस L to L, माइनस L to L, दैट इज -1 0 एंड +1. ms निकालो, -12 एंड +12. ठीक है. सो इसके बाद आपने क्या निकालना है? ml plus 2 ms. अब होगा क्या? हर एक ml के लिए ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल है. मतलब ml -1, ms -12 भी हो सकता है और +12 भी हो सकता है. ml 0, ms is -12 एंड +12. ml +1, ms is -12 एंड +12. सो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब आप क्या निकालोगे? इसके कोरस्पॉन्डिंग आप ml plus 2 ms की वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे. सो पहले -1 -1 क्या बन गया? -2. -1 +1 0, 1 -1 0 एंड -2. सिमिलरली आप जो है सेम चीज जो है 2s लेवल के लिए निकाल लोगे. L इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू हाफ. 2l plus 1 इंटू 2s plus 1 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2. ml यहां पे आएगा 0, ml 0 तो ms -12 एंड +12. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ml plus 2 ms क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 एंड -1. तो अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं Paschen-Beck इफेक्ट के लिए. अब आपने सिर्फ एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करने हैं. तो ध्यान से देखना कि Paschen-Beck इफेक्ट में एनर्जी लेवल्स कैसे ड्रॉ हुए. सो यू हैव टू S level and you have you have 2p level जिसकी दो स्प्लिटिंग होती हैं ऑलरेडी, which are 2p 3/2 and 2p 1/2. अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जो 2p लेवल है उसकी स्प्लिटिंग कितने में होगी? 2l plus 1 into 2s plus 1, that is it will be splitted into 6 levels. It is splitted into 6 levels और ये वाला it will split into 2 levels. Of course ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. ठीक है. अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम जो है अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे.
सबसे पहले ml प्लस 2ms, ये जो मैंने पिछले पेज पे ml प्लस 2ms की वैल्यूज कैलकुलेट करवाई हैं वही है। कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो वैल्यूज है, एक 1 है, -1 है, -2 और 2 है। तो ये दोनों लेवल्स जो हैं ये तो 0 0 वाले हैं। ये है +1 वाला, ये +2 वाला, -1 वाला और -2 वाला। सिमिलरली ये -1 वाला और ये +1 वाला। नेक्स्ट आप लिखोगे ml की वैल्यू। ml अब आपने देखना है कि 0 वाले लेवल, ऑल्दो ml प्लस 2ms जो है दोनों में 0 है, बट वो ml की वैल्यूज में डिफर करते हैं। एक +1 है और एक -1 है। सो -1 वाला नीचे आता है, सॉरी +1 वाला नीचे आता है और -1 वाला ऊपर। इसी तरह प्लस वाले सारे 0 +1 0 एंड -1। सिमिलरली दे डिफर इन द वैल्यू ऑफ ms, सो यू हैव हाफ, माइनस हाफ, 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 -हाफ एंड -हाफ। सिमिलरली ml वैल्यू इस केस में तो 0 है, ms वैल्यू हाफ एंड -हाफ है। क्लियर? सो ये आपका लेवल्स बन गए। अब आपने स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ करनी है। स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो सेम ही है। सिलेक्शन रूल है डेल्टा ml इज इक्वल टू 0 एंड इट गिव्स कंपोनेंट्स पैरेलल टू द फील्ड। डेल्टा ml इज इक्वल टू +-1 एंड इट गिव्स कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड। एंड फाइनली डेल्टा ms जो है इट शुड बी 0। ये तीनों सिलेक्शन रूल्स लगेंगे और उसके बाद जो है आप स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। सो डेल्टा ml इज 0 और +-1 पॉसिबल है। सो सबसे पहले तो 0 to 0 वाले ये आप जो है इनको यूज कर लो। परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट +-1 वाले, -1 to 0 या +1 to 0, या फिर ये कह लो -1 to, एक ये हो गया -1 से 0 और एक ये हो गया -1 to 0। इनमें डेल्टा ml जो है वो सेम है। सो एक बनाओगे आप इस वाले से, -1 to 0 और एक ये वाला -1 to 0, -1 to 0। नाउ पाई कंपोनेंट के लिए पैरेलल, मतलब डेल्टा ml जो है वो 0 होना चाहिए। इसके लिए क्या करोगे आप? 0 to 0, 0 to 0। एक ये है लेवल 0 to 0 वाला, और एक ये लेवल है 0 वाला। तो बीच में आपका पाई कंपोनेंट आ गया। फाइनली -1 वाला, -1 के लिए क्या आएगा? +1 to 0, +1 to 0। सो +1 to 0, एक ये आ गया, और दूसरा +1 ये है, +1 to 0। सो आपके पास 3 लेवल्स बन गए, विच इज सेम एज दैट ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट। नॉर्मल जीमन इफेक्ट में आपके पास ऐसे ही प्रोड्यूस होता था। एक मिडल में क्या था पाई कंपोनेंट, और 2 साइड में आपके पास मिलते थे सिग्मा कंपोनेंट्स। क्लियर? सो ये आपका पार्शियल बैक इफेक्ट के लिए जिस एनर्जी लेवल डायग्राम है वो ड्रॉ हो गया। क्लियर? सो नेक्स्ट जो है एक छोटी सी डिस्कशन है। छोटी सी डिस्कशन ये है कि अभी तक हमने जो इंटरेक्शन एनर्जी डिस्कस की, जिसका फॉर्मूला क्या था? ml + 2 × ms × l', ये पढ़ा था हमने। इसमें हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को इंडिपेंडेंट लिया था, बट इनके बीच में एक बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है, ऑल्दो उसका इफेक्ट जो है काफी कम होता है। तो उस पोर्शन को हम लिखते हैं सम कांस्टेंट
ml इंटू एम एस, सम कांस्टेंट ml इंटू एम एस, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट करेक्शन और रेजिडुअल स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे जो आपका ये नॉर्मल जीमन इफेक्ट बना था, पाई कंपोनेंट जो है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो सिग्मा कंपोनेंट है ये जो है फर्दर दो दो लेवल्स में स्प्लिट कर जाते हैं। सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ फाइनाइट रेजिडुअल स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। क्लियर? सो ये आपका पार्शियल बैक इफेक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, and that is Stark इफेक्ट। और हम जो स्टार्क इफेक्ट है जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, सबसे पहले हम ऑब्जर्व स्टार्क इफेक्ट इन हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। सो हुआ ये था, इन 1913 जो साइंटिस्ट था स्टार्क, ही ऑब्जर्व्ड, आपको ऑलरेडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे पहले यूनिट में डिटेल में करवा दिया गया, फाइन स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फाइन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करवाया था। सो व्हाट स्टार्क ऑब्जर्व्ड इज कि जब जो बाल्मर लाइंस हैं विच आर एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम, जब मैं इस हाइड्रोजन एटम को व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी तक जीमन इफेक्ट में हम क्या कर रहे थे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते थे, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें, व्हाट हैपन इज दिस बाल्मर लाइंस दे आर split into number of polarized components। ठीक है? So if you view perpendicular to applied electric field, आप किस डायरेक्शन में देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हो, उस केस में क्या होगा, यू विल सी सम कंपोनेंट्स आर प्लेन पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द फील्ड, जिसे आप कहोगे पाई कंपोनेंट, and some components are plane polarized with electric vector perpendicular to the field, and you will call them as sigma components। इस स्प्लिटिंग को जो है हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट की जो है एप्लीकेशंस क्या हैं या क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टार्क इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट इन द थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन फ्रॉम एटम्स broadening of spectral lines and dielectric constant। ठीक है? सो यूजली जो है हम स्टार्क इफेक्ट को जो है लोअर जो स्टेट्स हैं उन्हीं में ऑब्जर्व करते हैं। मतलब जैसे लाइन है आपकी H अल्फा, जो सबसे सिंपलेस्ट लाइन है H अल्फा हाइड्रोजन लाइक एटम में, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क। बट अगर आप
इसी स्पेक्ट्रम को हायर स्टेट्स में स्टडी करो, जैसे H गामा, H डेल्टा, उस केस में इट इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस, जैसे हमने जीमन इफेक्ट पढ़ा था, जीमन इफेक्ट में आपके पास अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उस केस में आप क्या बोलते हो उसे, जीमन इफेक्ट। अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द कपलिंग बिटवीन ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, देन इट इज कॉल्ड पास्चन-बेक इफेक्ट। इसी तरह स्टार्क इफेक्ट भी हम दो केसेस में डिस्कस करते हैं, एक व्हेन वी अप्लाई वीक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हेन वी अप्लाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। बट आपके सिलेबस में सिर्फ वीक फील्ड इफेक्ट है, सो मैं सिर्फ एक ही टॉपिक कराऊंगा, दैट इज वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, और वो भी किस केस में पढ़ेंगे हम, इन हाइड्रोजन। वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट इन हाइड्रोजन। सो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है, दैट इज इंटरैक्शन बिटवीन total angular momentum J and external magnetic field, external electric field F, it is less than the magnetic interaction between orbital angular momentum L and spin momentum S of the electron। ठीक है, ये इंटरेक्शन कम होने का क्या इंप्लीकेशन है, दैट इज Stark splitting is small compared to fine structure splitting। क्यों फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होती है, इंटरेक्शन बिटवीन L एंड S की वजह से। स्टार्क स्प्लिटिंग होती है इंटरेक्शन बिटवीन टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। सिंस ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और स्टार्क स्प्लिटिंग जो है वो कम होगी। सो इस केस में जैसे आपने जीमन इफेक्ट पढ़ा था, सारी चीजें वैसे ही हैं उस तरह की। इस केस में L और S जो है दे कपल टुगेदर टू फॉर्म J एंड देन द टोटल J प्रेसेस अराउंड दिस एक्सटर्नल फील्ड F। सो व्हाट हैपन्स इज आपके पास ऑलरेडी लेट्स से आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज F। ठीक है, दिस इज L। ठीक है, दिस इज S, and they L and S they couple together to form J। So basically हो क्या रहा है, L is precessing around J, S is precessing around J, and finally J is precessing around external field with component mj, right? और mj h/2π, और mj की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है फ्रॉम -j to +j। ठीक है, बट इसमें एक फर्क है, वो इंपॉर्टेंट है, फर्क याद रखना जीमन लेवल के फर्क में। In case of Stark levels, प्लस mj ले लो या माइनस mj लेवल ले लो, दे हैव सेम एनर्जी। दोनों ही प्लस mj और माइनस mj की लेवल्स की एनर्जी जो है वो सेम रहती है। ठीक है, अब जो है हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बना था, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे बनता है, क्या था,
वो नहीं कराऊंगा, बिकॉज वो हमने फर्स्ट यूनिट में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। सो अब हम हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर की स्प्लिटिंग कैसे हुई इन प्रेजेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ वही डिस्कस करूंगा मैं डिटेल में। So now we will see the transition between n is equal to 2 and n is equal to 3 level. और यही एग्जांपल मैंने आपको फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम के केस में दिया था, ताकि अब आपके लिए इजी रहेगा कि आपको कि कैसे हमने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्रॉ किया था। सो नाउ यू हैव this is n is equal to 2 and this is n is equal to 3. This level is 2p half and 2s half. This level is 2p 3 by 2. This level is 2p half 2s half. This level is 2d 3 by 2 2p 3 by 2 and this level is 2d 5 by 2. क्लियर? सो ये आपने ड्रॉ कर लिए। इसमें ट्रांजिशंस कैसी होती थी आपको ऑलरेडी सिलेक्शन रूल्स पता है, ये मैंने आपको ड्रॉ करवाया हुआ है सारा। ये तब है जब आप कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे। तो आप सिलेक्शन रूल्स की हेल्प से ये कैलकुलेट कर लेते हो। और इसमें जो है कैसा ड्रॉ होता है, आपके पास एक ये लाइन ड्रॉ होती है, ये आपको ऑलरेडी करवाई हुई है, और इंटेंसिटी रूल्स भी कराए थे कि कौन सी इंटेंसिटी कितनी आती है। एंड यू कॉल दिस लाइन एज 1 2 3 4 एंड 5। सो ये जो केस है, ये केस कब है? when you don't apply any electric field. Now you apply some weak electric field. So इस केस में क्या होगा? when you apply some electric field, so ये लेवल जो है फर्स्ट लेवल, this will split into 2. दो में क्यों? ऑल्दो देखो ये भी दो में होगा, ये भी दो में, प्लस माइनस हाफ, बट सिंस आई सेड द एनर्जी इज सेम फॉर प्लस mj एंड माइनस mj, सो प्लस माइनस हाफ एंड प्लस माइनस हाफ। जो 2p 3 by 2 लेवल है, सिंस ये सिंगल लेवल है, इसमें जो है स्प्लिटिंग ही नहीं होती ऑफ कोर्स। सो यू हैव j 3 by 2 है तो mj क्या होगा? प्लस माइनस हाफ एंड प्लस माइनस 3 by 2। ये लेवल स्प्लिट नहीं होता, एक ये लेवल 2p 3 by 2 सिंगल लेवल और एक 2d 5 by 2, बिकॉज दे डू नॉट हैव नेट इलेक्ट्रिक मूवमेंट। फाइनली 2p हाफ और 2s हाफ, ये भी दो में स्प्लिट हो गया क्योंकि j वैल्यू सेम है दोनों की। यू हैव प्लस माइनस हाफ एंड प्लस माइनस हाफ। यहां पे देखो नेक्स्ट इज 3 by 2, प्लस माइनस 3 by 2 प्लस माइनस 3 by 2, इसके चार बने, प्लस माइनस 3 by 2 और
प्लस माइनस 1/2, इसके भी 4 बने, प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस 1/2। तो टोटल आपके कितने बन गए? 4 लेवल्स बन गए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 and 4, and you have what? Plus minus 3/2, plus minus 1/2, plus minus 1/2 and plus minus 3/2। फाइनली ये लेवल जो है वो अगेन स्प्लिट नहीं करता, एंड यू हैव प्लस माइनस 1/2 भी आएगा, 3/2 भी आएगा और 5/2 भी आएगा। और ये आपने वैल्यूज किसकी लिखी? एम जे की। क्लियर? नाउ अब इसमें सिलेक्शन रूल्स बताने हैं हमने। सिलेक्शन रूल्स पता लगे उसके बाद आपका डन है काम। सिलेक्शन रूल जो है वो सेम है जो कि जीमन के केस में थे। डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0 एंड इट गिव्स मी पाई कॉम्पोनेंट, एंड डेल्टा एम जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड दैट गिव्स मी सिग्मा कॉम्पोनेंट। बस इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अब आप ड्रॉ कर दो। Finally, ये आपके बन गए स्पेक्ट्रल लाइंस अकॉर्डिंग टू these selection rules. So finally you have this and you have 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, and then you have 1, दो मिडल में 4, जो ऊपर वाले हैं दे आर पाई, नीचे वाले हैं सिग्मा, एंड यू हैव दिस वन इज फर्स्ट, ये जो नीचे वाले हैं दीज आर सेकंड, ये बड़ी वाली लाइन है दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। फिफ्थ लाइन जो है वो हमने ड्रॉ नहीं की हुई बिकॉज जो फिफ्थ लाइन का जो स्टार्क पैटर्न है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो वो जो है शो करना काफी मुश्किल है। ठीक है, सो since the fine structure component of H alpha have not been completely resolved, क्योंकि H alpha का जो fine structure component है वही जो है completely resolve नहीं किया गया, तो जो weak field Stark pattern है it has never been observed for the case of hydrogen atom. So now we are done with the complete atomic physics, जो कि आपका 4th यूनिट का जो है आधा पोर्शन था। अब जो 4th यूनिट का बाकी पोर्शन है उसमें हम जो है मॉलिक्यूलर फिजिक्स जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।